यहाँ हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे। भारतीय इतिहास को शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से, और उसके हर एक टॉपिक को टाइम टू टाइम यानी समय के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो है, ये मेरी पहली वीडियो है भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे विषय है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भारतीय इतिहास की बात होती है तो सबसे पहले जिस स्थल की बात होती है, जिसे खोजा गया, जो अस्तित्व में आया, वो ये है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल सटीक, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं। 3-4 किताबों को पढ़ने के बाद अच्छे से उन सब पर निचोड़ और सारी चीज़ें लिखी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मान्य समय जो माना गया है हड़प्पा सभ्यता का, वो है 2600 BC, यानी 2600 ईसा पूर्व की बात है। तब से हम हड़प्पा सभ्यता के टाइम को मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम रहा होगा वो 2600 BC है। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल। ठीक है, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले भारतीय इतिहास में जो खोजा गया स्थल है तो वो है ये हड़प्पा सभ्यता। तो इसकी खोज के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। नीचे एक नाम आएगा, नाम है यहाँ पे कनिंघम, जो कि क्या थे कि जब हमारा भारत उपनिवेश था तब ये पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण का एक अलग से जो है आयोग बनाया गया था, उसके जो पहले डायरेक्टर थे, ये देखो जीके का भी क्वेश्चन हो गया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो थे कनिंघम। इन्होंने क्या किया कि 19वीं शताब्दी में इस पुरावस्तु और कालखंड पर ध्यान नहीं दिया। यानी 19वीं शताब्दी में जब हड़प्पा की खोज की गई या बातें सामने आई तो इन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद 1921, हाँ जी, जो 1921 का साल है हमारा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो श्रेय है हम इनको दे सकते हैं, दयाराम साहनी को। अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसी को टिक करते हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और किस बिना पे की, क्या हुआ था कि उनको सबसे पहले जो है मोहरें मिली थी। मोहरें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ थी जो हमें मिली या प्राप्त हुई वो थी मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वो बहुत ही खास हैं। ठीक है, इसी के बाद जो एक नाम और आता है राखाल दास बनर्जी, ये भी उसी टाइम के हैं। 1921 से 22 में जब दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज कर चुके थे तो राखाल दास बनर्जी ने क्या की, हड़प्पा जैसी मोहरें मोहनजोदाड़ो से भी खोज निकाली। ठीक है, तो अभी मोहनजोदाड़ो भी हमारे अस्तित्व में आने लगा। आगे है जॉन मार्शल, एक नाम आता है, जो कि 1924 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर थे 1924 में। ठीक है, तो हड़प्पा जैसी नवीन संस्कृति की उन्होंने घोषणा कर दी। जॉन मार्शल ने जो है ध्यान दिया इस पर कि दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जो ऐसी मोहरें खोज निकाल रहे हैं, तो जॉन मार्शल जो कि उस टाइम पे पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि ये एक नई संस्कृति है, एक नई खोज है। भारत में किसी बहुत प्राचीन टाइम के किसी नगर की या फिर किसी गांव की, किसी स्थल की जो है ये मोहरें निकली हैं, यानी ये एक नई तरह की संस्कृति है जिसके बारे में और खोज होनी चाहिए और जाना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का श्रेयता भी इनको माना जाता है। पुरातात्विक कार्य को भारत में पेशेवर ढंग से किया गया। अब क्या हुआ, जब मोहरें वगैरह खोज ली गई तो पुरातात्विक कार्य जो था उसको भारत में पेशेवर ढंग से यानी अच्छे ढंग से अब बड़े पैमाने पर करना शुरू हुआ। चलिए आगे एक नाम आता है हमारे पास REM व्हीलर, जो कि 1944 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल थे। उन्होंने अलग अलग स्तरों से संबंधित पुरावस्तुओं की इकाई का निर्धारण किया था। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के खोज से रिलेटेड जो कहानी कि कैसे किसने खोज किया, फिर अस्तित्व में आया, कैसे उसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये जो ASI है, भारतीय पुरातात्विक विभाग ASI,
ये जो है ब्रिटिश राज द्वारा, देखो क्योंकि हमारा भारत जो था उपनिवेश था, ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश राज द्वारा क्या हुआ था कि 1861 में पुरातत्व अध्ययन एवं सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1861 में। तो इसके प्रकार स्मारकों की खोज, खुदाई, संरक्षण, सुरक्षा इत्यादि इसके कार्य क्या थे? जो स्मारक हैं उनकी खोज की जाए, खुदाई, संरक्षण दिया जाए और सुरक्षा दी जाए। ठीक है, अब जो है ये देख लेते हैं कि कौन सी वस्तुएं मिली थी और हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं क्या क्या मिली थी और स्थल कौन कौन से थे। ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह पे था, वो फैला हुआ था काफ़ी जगह पे। अगर आज की बात की जाए तो अलग अलग जगह के नाम हैं, तो हम वो देख लेते हैं, स्थल और जो भी वस्तुएं थी। तो वस्तुएं में जो हमें ज़्यादातर मिले हैं वो है मोहरे, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं, पकी हुई ईंटें, ये भी हड़प्पा सभ्यता के टाइम की वस्तुएं हमें मिली हैं। और अब स्थल कौन कौन से थे? तो हैं या थे अफ़गानिस्तान, अभी तो वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान जब उस समय खोज हुआ तो स्थल था ये भी एक। और जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमांत क्षेत्र। ठीक है, इन क्षेत्रों के आसपास जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था वो अच्छे से विकास कर चुका था। अब देखते हैं कि उस समय जो है अनाज कौन कौन से उत्पाद हो रहे थे। जब हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि अनाज उत्पाद जो है वो क्या क्या होता था वहाँ पे हड़प्पा के टाइम पे। देखो, जौ, राई, मटर, दाल, सफ़ेद चना, तिल तथा सरसों। और जो इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी थी वो भी देख लेते हैं कि लोथल में चावल की कृषि के प्रमाण मिले हैं। अगर चावल की कृषि के प्रमाण की बात की जाए तो स्थल क्या होता है? वो लोथल से मिला है। पशुपालन देख लेते हैं, ये तो थी कृषि की बात। उस समय जो है बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, कुबड़ वाला सांड, इन जानवरों का जो है ना पशुपालन पालतू पशुओं के रूप में जो है इस्तेमाल करते थे। लेकिन पशु शिकार भी होता था उस समय पे, जैसे कि वाराह का शिकार होता था, हिरन, घड़ियाल, मछली और कुछ पक्षियों का भी शिकार वो लोग करते थे अपने टाइम पे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ भी ये स्टार लगा हुआ है दैट्स मीन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी किसको जाता है? सिंधु सभ्यता को ही जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन जो है ना यूनान जो पीपल थे, यूनानी लोग जो थे, उन्होंने यही कपास पैदा करने की वजह से ही हड़प्पा या सिंधु के लोगों को ना सिंडन नाम दिया था। सिंडन नाम से वो लोग बुलाते थे इनको। ठीक है, बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी की, कि जो कृषि होती थी, फसलों के नाम तो हमने जान लिए, लेकिन कैसे होती थी? तो खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। इसके साक्ष्य क्या है? मोहरों पर हमें वृषभ के जो है उकेरे हुए चित्र मिले हैं। ठीक है, मिट्टी से बने हल होते थे, जो कि चोलिस्तान और बनावली यानी अभी जो हरियाणा में पड़ेगा वहाँ से हमें इसके प्रमाण मिले हैं। एक साथ दो अलग फसलें, देखो उस टाइम पे भी डबल क्रॉपिंग का सिस्टम था कि एक बार में दो फसलें उगाई जाती थी। जैसे कि हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण काटते हैं। प्रमाण भी मैंने साथ में लिखा हुआ है इसके। देखो, फसल काटने के लिए हंसियों का उपयोग होता था। ठीक है, और सिंचाई के लिए अफ़गानिस्तान में शोरतुरही नहरों के अवशेष और धौलावीरा में जो जलाशय है वहाँ पे वर्षा जल संरक्षण होता था। तो इन तरीक़ों से सिंचाई भी की जाती थी। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था और ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल भी है। बात करते हैं बस्ती प्रणाली की। तो बस्ती प्रणाली कैसी थी वहाँ पे? वहाँ का नगर कैसा था? देखो, बस्ती प्रणाली ना दो भागों में बटी हुई थी। एक तो है निचला शहर, दूसरा है दुर्ग। इसको तो अब देख लेते हैं कि निचला शहर और दुर्ग आखिर है क्या। तो निचला शहर की अगर बात करें तो ये अधिक बड़ी, मतलब ये दुर्ग से बहुत बड़ी है मगर नीचे बनाया गया। ठीक है, अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी ना तो वहाँ आप अच्छे से इस व्यू को देख सकते हैं कि दुर्ग जो है वो ऊंचाई पे बनाए हुए थे, जो उच्च वाला नगर है। लेकिन जो निचला शहर है जहाँ पे आम किसान और मजदूर वगैरह रहते हैं, वो उनका नीचे था, उनकी धरती नीचे थी थोड़ी, तो अधिक बड़ी, लेकिन वो बड़ी थी तो नीचे बनाया गया था। और इसमें क्या था कि सामान्य लोग रहते थे और दीवारों के द्वारा
दुर्ग से अलग व नीचे थे, मतलब दुर्ग से इनको दीवारें बना बना इन अलग कर दिया गया था, दोनों अलग अलग नगर की तरह दिखाई देते थे। और दुर्ग जो है ये छोटी बस्ती थी लेकिन ऊंचाई पर बनाई गई थी, और यहाँ शासक व उच्च वर्ग के निवासी थे। मैंने बताया ना कि थोड़ा राजशाही था, मतलब जो शासन करते थे या फिर जिनका थोड़ा रुतबा है वो लोग वहाँ रहते थे उच्च दुर्ग में, ठीक है। और कच्ची ईंटों से बने चबूतरे और टिलों से घिरा हुआ था वो, चारों तरफ टिले। उस टाइम पे भी जो है हड़प्पा के टाइम पे भी जो है टिलों का अस्तित्व था, कि टिलों से घिरा हुआ था वो जो दुर्ग था या फिर उच्च नगर जो था, ठीक है। नगर संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि जो नगर की संरचना थी वो कैसी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मालूम होना चाहिए ना। देखो सबसे बड़ी जो खासियत है उस टाइम की कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हमने साक्ष्यों में भी पढ़ा था कि जो पक्की ईंट हैं उसको क्या किया था, धूप या फिर भट्टी में पकाई गई ईंटों का था। और इवन ईंटों का जो साइज भी मेंशन किया हुआ है कि उसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई होती थी वो 4:2 है, यानी कि ब्रेथ 4 और लेंथ जो है 2 होनी चाहिए। ऐसी ईंटें वो लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। और नालियों के साथ गलियों का निर्माण और अगल बगल में आवासों का निर्माण, जैसे आज के टाइम पे भी देखोगे कि इतना हम लोग आगे आ गए हैं तो गलियां होती हैं और फिर जो है बगल से नालियां जाती हैं अगल बगल से, तो ऐसा ही उस टाइम पे भी जो है नगर तैयार किया हुआ था। एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि सड़कों और गलियों की जो पद्धति थी बनाने की वो थी ग्रिड। ये जो शब्द है ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि सड़कों और गलियों की बनाए जाने की पद्धति क्या थी, तो वो ग्रिड पद्धति थी, ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं गृह स्थापत्य। ये तो हमने नगर स्थापत्य की बात की थी, नगर संरचना की बात की थी। अब गृह स्थापत्य की बात करते हैं कि घर कैसे बनाते थे, घर की संरचना कैसी होती थी। इसमें इस नोट्स में ना मैंने हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से और क्लियरली किया है क्योंकि मैंने खुद अपने लिए पढ़ने के लिए ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो गृह स्थापत्य की बात करते हैं तो आंगन के चारों तरफ क्या होता था, कमरे। अभी भी मेरे गांव में, अगर आपके भी गांव में ऐसा होता है कि बीच में जो है आंगन होता है और चारों तरफ होते हैं कमरे। ऐसे मेरी नानी के घर पे अभी भी ऐसे ही बना हुआ है। और भूमितल की दीवारों में खिड़की का अभाव, भूमितल की दीवारों में खिड़की का अभाव होता था, किस लिए, एकांतता लेते उनको अपने ना एकांत जीवन की भी बहुत ही प्रिवेसी भी बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए, इसलिए जो भूमितल की दीवारें हुआ करती थी उनकी ग्राउंड फ्लोर की, वो उसमें खिड़कियां बहुत ही कम बनाते थे। और प्रत्येक घर में क्या था, स्नान घर, बाथरूम, और जिसकी नालियाँ सड़क की नालियों से जोड़ी जाती थी, जैसा आजकल होता है, आजकल भी तो ऐसे ही होता है, इतना आगे आ रहे हम लोग। दूसरे व तीसरे तल की सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। अब दूसरा और तीसरा माला भी है तो उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी तो होंगी, तो उसके भी अवशेष हमें मिले हैं। और एक चीज़ है कि सार्वजनिक कुएँ यानी जिसका सब लोग इस्तेमाल कर सकें, ऐसे कुएँ जो हैं मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएँ मिले हैं। हड़प्पा की में गिनती थोड़ी कम हो रही लेकिन मोहनजोदाड़ो में इसकी ज़्यादा है, 700 कुएँ लगभग मिले हैं। और माल गोदाम या फिर उसे अनाज रखने का कोठार भी कहते हैं। सबसे विशाल इमारत, ठीक है, सबसे विशाल इमारत जिसकी जो लंबाई जो है वो 45.71 और चौड़ाई जो है 15.23 है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल जो था वो था स्नानागार, ठीक है। आपने सुना होगा उस टाइम के स्नानागार के बारे में, मोहनजोदाड़ो में जो मिला था, और इसका जो आकार था वो आयताकार था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बना कैसे था, जिप्सम द्वारा जलबद्ध था, वो जिप्सम के द्वारा उसको ना उसकी लीकेज को सेट किया गया था। शायद वो धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान हेतु हो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हाँ भाई सार्वजनिक स्नानागार क्यों बनाया गया होगा, तो शायद धर्म से रिलेटेड कोई काम होता होगा, कोई आयोजन बड़े से किसी भी यज्ञ का हो तो वहाँ पे एक साथ सारे पंडित स्नान करें, जैसे सूर्योदय होता है तो उनको जल ढारते हैं, ये हो सकता है। और दुर्ग में भी ये कहाँ था, दुर्ग में स्थापित था, ना कि निचले में नहीं था, ऊंचे वाले नगर में स्थापित था। बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एक ये है कि शवाधान के बारे में पूछा जाता है, सवाल बहुत आते हैं, आपको पता होना चाहिए। शवाधान जो था एक सामाजिक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है कि मिस्र के समकालीन पिरामिड शैली के अवसर, देखो जो मिस्र है किस लिए जाना जाता है, अपने पिरामिड शैलियों के लिए,
उसमें शव होते हैं, शवाधानी है वो एक तरह से। तो मिस्र के समकालीन पिरामिड शैली के अवशेष मिले हैं। पिरामिडों में क्या था, धन संपत्ति भी दफनाया गया था, जैसे कोई मर गया उसके साथ उसका धन संपत्ति भी दफना दिया गया। हड़प्पा के शवाधानों में मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था और शवाधान के साथ मृत भांडों, आभूषणों को भी दफनाया गया। 1980 में हड़प्पा की खुदाई के दौरान एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जिस पर कि मनके और बहुत छोटे छोटे मनके, कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये साक्ष्य है एक तरह से कि 1980 में जब खुदाई की गई तो हमें शव मिला जिसमें पुरुष की खोपड़ी ही मिलेगी ऑफ कोर्स, और उसके साथ ही शंख के 3 छल्ले जिस पर मनके वगैरह जड़े हुए थे, हो सकता है वो आभूषण हो, तो वो हमें उनके साथ मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग शव के साथ जो है उसके आभूषण, मृत भांड भी दफना दिया करते थे। उत्खनन द्वारा सामान्य वस्तुएं, जैसे कि उत्खनन किया गया तो सामान्य वस्तुएं मिली, जैसे चट्टियाँ, मृत भांड और सुइयाँ, झावा, और ये तो सामान्य वस्तुएं हैं। लेकिन कुछ दुर्लभ वस्तु भी मिली हैं जिसमें फायांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। ये केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त ना कि छोटी बस्तियों से। इनमें स्वर्णाभूषण भी शामिल है। देखो स्वर्णाभूषण यानी सोने की आभूषण भी मिलते हैं हमें वहाँ पे। शवाधान की बात कर ली तो हम बात कर लेते हैं शिल्प उत्पादन की भी। तो यहाँ पे अलग अलग स्थल के अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले ना यहाँ पे अगर हम शिल्प उत्पादन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है चनहुद्रो। ये बहुत ज़रूरी है शिल्प उत्पादन के लिए। ये शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या काम होते थे, मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरे निर्माण, बाट बनाना। शिल्प का कितना बड़ा केंद्र है ये चनहुद्रो। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त धातु जैसे कार्लिनियन पत्थर, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टर, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं, शंख, फयांस और पकी मिट्टी। मनकों के आकार कैसे होते थे, चक्राकार, ठीक है, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित टुकड़े भी हो सकते हैं। और मनकों में क्या, चित्रकारी और उत्कीर्णन का काम भी किया जाता था वहाँ पे। मनकों के सूक्ष्म प्रतिरूप को बनाने की तकनीक का ज्ञान अब तक नहीं हुआ था, ठीक है, अब तक नहीं हुआ है। मतलब मनकों के सूक्ष्म प्रतिरूप को बनाने की तकनीक, कैसे वो लोग छोटे छोटे मनकों को बनाते थे, इसका हमें लोगों को आइडिया नहीं है। चनहुद्रो, लोथल और धोलावीरा से खुदाई करने के विशेष उपकरण मिले हैं कि कैसे खुदाई करते थे, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोटा समुद्र तट के समीप स्थित हैं। दो स्थल जो हैं हमारे, नागेश्वर और बालाकोटा, ये समुद्र के समीप है। अगर ये समुद्र के समीप है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शंख व उससे बनी चूड़ियाँ, करछियाँ या फिर पच्चीकारी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो याद रखना कि शंख और उससे बनी चूड़ियों के लिए जो स्थल है वो नागेश्वर और बालाकोटा है, क्योंकि वो समुद्र तट के समीप थे। आगे है उत्पादन केंद्र, कि उत्पादन का केंद्र कैसा था, कहाँ था। यानी जब इतनी सारी चीज़ें, प्रोडक्ट बन रहा है तो कच्चा माल भी तो कहीं से आ रहा होगा, तो वो कच्चा माल कैसे आ रहा था। नागेश्वर और बालाकोटा से शंख उपलब्ध हो रहे थे, ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। शोरतुगई से कीमती नीले रंग का पत्थर जिसे लार्जवद मनी भी कहते हैं, लोथल से सेलखड़ी जाता था। राजस्थान से धातु यानी तांबे व सोने के लिए दक्षिणी भारत पर निर्भर था। गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति तांबे से समृद्ध थी, यानी यहाँ से हमें तांबा बहुत ही ईजिली मिल जाता था। साथ ही साथ जो हड़प्पा टाइम पे हमारे सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओमान से क्या होता था, तांबे का आयात, ठीक है, जिससे हड़प्पाई मर्तबान काली मिट्टी से लेपित ओमान से प्राप्त हुआ है। ये हमें ऐसे, ये साक्ष्य है। मेसोपोटामिया से ओमान और हड़प्पाई कार्निलियन राजवर्ध मणि, तांबा, सोना और कुछ लकड़ियों के निर्यात के संकेत भी मिले हैं। एक जगह है दिलमुन, ये कोई बहरीन द्वीप है, मगान, ओमान्य और मेलुहा, यहाँ से भी हमारे जो है व्यापारिक संबंध रहे हैं। मोहरे लिपि तथा बाट का व्यापारिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता था, इसके साक्ष्य बहुत मिले हैं। मोहरे लिपि का और बाट का जो है व्यापार में प्रयोग किया जाता था। बात करते हैं मोहरे की, क्योंकि मोहरे बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के टाइम के लिए। कि हड़प्पा की सर्वोत्तम कलाकृति क्या थी, मोहरे, बहुत ज़रूरी है। मोहरों पर क्या क्या छपे होते थे ये देख लो। एक सिंगी सांड, भैंस,
बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उत्कृत यानी कि उकेरा जाता था उनको उसके ऊपर। लंबी दूरी के संपर्क और सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयोग, और इसका प्रयोग क्या करते थे मोहरे? तो व्यापार में करते थे। दूसरा, लंबी दूरी के संपर्क, अगर कोई दूर दूर रहता है तो उसको संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए भी मोहरों का प्रयोग होता था। आपको मोहरें दिखानी पड़ेंगी तो ही आप वहाँ जा पाएंगे, आपके पास ये मोहर है तो आप वहाँ जा पाएंगे, इस तरह की कोई व्यवस्था की गई थी। मोहरों व मुद्रांकन से सामान भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था कि किसने अगर उसने ये मुहर भेजी है दैट्स मीन ये सामान वहाँ से आया है, ये भारत की मुहर है, या फिर ये इस पर्टिकुलर व्यापारी की मुहर है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि हड़प्पा के टाइम की लिपि की। तो 1853 में लिपि का सबसे पुराना नमूना 1923 पूरी लिपि प्रकाशित हुई। 1853 में क्या हुआ कि सिर्फ नमूना मिला हमें, लेकिन 1923 में पूरी की पूरी ही लिपि प्रकाशित हो गई। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, अफसोस आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस पे क्या है कि चिन्ह और चित्रों का भी समावेश है इसमें ना। ऐसे ABCD या फिर क ख ग नहीं है, चित्र हैं और चिन्ह हैं, ये दो चीज़ें हैं। और सबसे लंबे अभी जो है 26 चिन्ह हैं जिसमें। ठीक है, यह लिपि वर्णमूल्य नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या ज़्यादा है। इसमें कोई वर्णमाला नहीं थी, जैसे हमारी हिंदी या इंग्लिश की वर्णमाला है, ऐसी वर्णमाला नहीं है, क्योंकि उसमें चिन्ह ही इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा ये लेटर है। ये लिखावट कई वस्तुओं, मोहरों, तांबे के औजार, मृदभांडों के और तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ और आभूषण, अस्थि छड़े पर उकेरित हैं। और जितने भी उनके मोहरे, आभूषण, मृदभांड, जहाँ भी उन्होंने लिखा ना, इसी भाषा में लिखा है, तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि आखिर लिखा क्या है उन्होंने। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे साक्षरता व्यापक थी, यानी लोग पढ़े लिखे थे, उनमें दिमाग था, बुद्धि थी। ठीक है, ये तो बात हुई है लिपि की। बाट, अब बाट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जब मुहर वगैरह पढ़ लिया है तो बाट क्या होते हैं ये तो हम जानते हैं आजकल बाट क्यों प्रयोग होते हैं। जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, वेटिंग मशीन, लेकिन बाटों से पहले तौलते थे, अभी भी तौलते हैं कुछ लोग। तो बाट ये तक चर्ट नामक पत्थर से निर्मित होता था। हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं। छोटी बाट आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए होता था। हाँ भाई, जैसे आजकल सुनार जो है सोने वोने तौलने के लिए छोटे छोटे बाट रखता है ना, एकदम छोटे छोटे, तो उस टाइम पे भी छोटी बाटों को क्या है, आभूषण और मनकों को तौलते थे। द्विआधारी मानदंड होता था, जैसे ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ की इकाई पद्धति थी बाट या फिर जो गणना थी वो इस मानदंड पे होता था। 1 देन 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, यानी कि स्क्वायर हो जाता था हर लाइन का। ठीक है, तौल में 16 या उससे अपवर्तकों, तौल में जैसे आजकल 1 किलो 2 किलो हमारी ये इकाई होती है, लेकिन उनका इकाई जो था ना 16 वाला था कि 16 देन 64 देन 160 320 एंड देन सो ऑन। वर्तमान तक रुपया में 16 आने का भारत में प्रयोग होता है। जैसे अगर इस 16 तौल को आपको याद रखना है तो अभी भी देख लो कि हम तो नहीं यूज़ करते, लेकिन हमारे दादा परदादाओं ने किया होगा 16 आने। आज भी हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये 16 आने सच है, यानी 100% बात सच है। तो हड़प्पाई लोग मापना जानते थे। जब इतनी बातें पढ़ ली, इतने हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ये तो पता चल ही गया कि हड़प्पाई लोग मापना जानते थे। कांसे का डंडा होता था जो कि धातु से बने तराजू की पलड़ों पर सामान को तौला जाता था। ठीक है, सत्ता और शासक की बात करते हैं कि सत्ता की, अगर कोई भी नगर है, घर है, कुछ भी है, तो वहाँ पे सत्ता और शासक तो होंगे ही ना। अभी जैसे हमारा पॉलिटिक्स है, हमारी राजनीति है, हमारे नेता लोग हैं, वो लोग सारा काम संचालन करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी होता था। तो यहाँ पे जो है अलग अलग पुरातत्वविदों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ पर्टिकुलरली कहा नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के विशाल भवन को महल की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा भवन मिला है जिसे इन्होंने क्या बता दिया है, सत्ता का केंद्र। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा माना गया। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा बोला गया। मेसोपोटामिया से समानता करते पुरातत्वविद, क्योंकि मेसोपोटामिया जो है हमारा समकालीन था हड़प्पा सभ्यता का, तो हम उससे जो है थोड़ा लिंक करते हैं कि क्या अनुष्ठानिक लोगों के पास राजनीतिक सत्ता थी। मतलब जो पुरोहित था, जो अनुष्ठान करता था, पंडित था, ठीक है,
क्या उसके पास सत्ता थी? हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो में राजा होने की संभावनाएं हैं। ये विवाद का विषय है देखो, लेकिन विवाद जो भी है हमें मालूम होना चाहिए ना। समूचे समुदाय द्वारा जटिल निर्णय लिए जाना और क्रियान्वित करना संभव नहीं है। देखो कोई ना कोई तो सत्ताधारी होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह इतने बड़े और सुव्यवस्थित नगर को चलाना संभव नहीं है। तो ये सारे अंदेशे लगाए जाते हैं। ठीक है, सत्ता और शासक की बात हो गई। हम अंतिम टॉपिक पे हैं हड़प्पा सभ्यता के, कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये तो आज भी मिस्ट्री है हम लोगों के लिए कि कैसे अंत हुआ। इतनी सुव्यवस्थित जो एक नगर था, 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला सदन, निचला स्तर जो नगर था वो। तो ये भी इसका अंत को लेकर भी बहुत विवाद है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ ऐसा क्लियरिफाई है नहीं। लेकिन जो विवाद है वो ये है कि सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुएं जैसे बाँट, मोहर और मंडपों का समाप्त हो जाना, मकान निर्माण तकनीक में कमी, बड़ी संरचनाओं का निर्माण बंद इत्यादि। अचानक से ऐसा हुआ कि बाँट, मोहर और मन के समाप्त हो गए, मकान और निर्माण की तकनीकी संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। इन गतिविधियों में कमी के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। देखो, जलवायु परिवर्तन एक कारण, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदी का सूखना या मार्ग बदल लेना और भूमि का अत्यधिक उपयोग। इनमें से कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा नगर जो है वो नष्ट हो गया। ये कुछ कारण बस्तियों इस संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता नहीं। ये जो कारण हैं, बाढ़ आ गई या नदी सूख गई, से कुछ बस्तियां नष्ट हो सकती हैं। ये क्रिटिक कर रहे हैं इस बात को, हम ऊपर वाली बात को हम क्रिटिक कर रहे हैं कि इनसे कुछ बस्तियां तो समाप्त हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा नगर समाप्त हो गया। शहरों के पतन तथा परित्याग। इस उपमहाद्वीप को पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ा। देखो, जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे एंड हुई, कारण जो भी रहे हों, तो इस महाद्वीप को पूरी तरह से अलग क्षेत्र में और नए शहरों के विकास के लिए 1000 वर्ष से भी अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारी बातें। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ भी ऐसा है जो छूटा हुआ।